आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। चलिए आपको सुनाता हूं आपकी ही कहानी। शुरू करते हैं नई कहानी का नया सफर। स्टोरी बॉक्स विद जमशेद कमर सिद्दीकी। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी को मैंने लिखा है और इस कहानी का नाम है इश्क में कभी कभी। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात उन दिनों की है जब मेरे घर वालों को अचानक से ये महसूस हुआ कि मेरी शादी की उम्र निकली जा रही है। मेरे कानों के पास कलमों पर उतरी हल्की सफेदी उनके लिहाज से इस बात की घंटी थी कि मेरी एक्सपायरी डेट नजदीक आ रही है और इसलिए जितनी जल्दी हो सके मेरा बैंड बज जाना चाहिए। अब आप तो जानते हैं कि वैसे तो शादी के लिए बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन अगर फिर भी बाकी जरूरतों को छोड़ भी दिया जाए तो कम से कम एक लड़की तो चाहिए ही चाहिए है। तो बस इसलिए मच गई ढूंढैया एक लड़की की। अरे रुखसाना बाजी, अब बताइएगा फिर। हाँ, कोई लड़की हो नजर में तो बस नेक हो। और भाई क्या चाहिए भाई, ऊपर वाले का दिया सब कुछ है अपने पास। अम्मी हर घर आने वाले से इसी तरह की बातें करती मिलती थी। उधर अब्बा भी शाम को नमाज पढ़कर घर लौटते तो चाय खानों पर रुकते रुकाते यही कहा करते थे, भाई देखिएगा निजामी साहब, लड़का तो अपना हीरा है ही, अच्छा कमाता खाता है भाई, पूरा घर संभाला हुआ है, इसलिए रिश्तों की वैसे कोई कमी नहीं है। हाँ, बस हम जरा चाहते हैं कि कोई सुलझा हुआ घर मिल जाए तो है, मतलब है। अब्बा जब किसी से ये कहते और बात मुझ तक आती तो लगता कि अरे भाई क्यों बिला वजह झूठ बोल रहे हैं, रिश्तों की लाइन तो छोड़िए, यहां एक रिश्ता नहीं मिल रहा कायदे का। खैर, हमने भी अब सब ऊपर वाले पर छोड़ दिया था। अब जो होगा देखा जाएगा। तो भाई साहब, पिछली सर्दियों की बात है कि एक शाम जब मैं घर में दाखिल हुआ तो आंगन में अम्मी अब्बा चारपाई पर बैठे कुछ मुस्कुरा रहे थे। मुझे मसला समझ में नहीं आया। क्या हुआ, सब खैरियत, मैंने कहा तो दोनों ने मेरी तरफ देखा और एक तस्वीर बढ़ा दी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, अरे मैं क्या देखूं, आप लोगों ने देख लिए तो बस अब उसमें क्या ही। मैं कहता भी जा रहा था और जल्दी जल्दी लिफाफा भी खोलता जा रहा था। भाई बहू आपकी है तो बस आपने देख लिया तो मैं उसमें हैं। कहते कहते मैं रुक गया। एक तस्वीर जो हाथ में आई तो दिल धक से रह गया। मतलब तस्वीर क्या थी साहब, ये समझ लीजिए कि बस ऐसा लगा जैसे अल्लाह मियां के पास जितनी खूबसूरती थी उन्होंने आधी पूरी दुनिया में बांटकर आधी इन मोहतरमा को दे दी थी। अरे साफ शफाफ चेहरा, खड़ी हुई नाक, आधे चेहरे पर गिरी हुई लट, किनारे वाले एक दांत पे चढ़ा हुआ दूसरा दांत। मतलब समझ लिए कि ऐसा चेहरा था कि उसके लिए दुनिया से टकराया जा सकता था, पहाड़ को तोड़ा जा सकता था, नदी में कूदा जा सकता था। और फरीदगंज वाले बुखारी साहब ने रिश्ता लगाया है। कैसी है? अम्मी की आवाज ने मेरा ध्यान तोड़ा। मैंने कहा, हाँ औसत दर्जे की है, आपको पसंद है तो फिर मैं क्या ही कहूं। इनाया नाम है, अब्बा ने कहा। तो मैंने बेफिक्री से कहा अच्छा, और मैं कमरे में चला गया। दरवाजा बंद किया और दरवाजे से पीठ सटा ली। इनाया नाम दोहराते हुए मेरे चेहरे पर शर्म की लाली झलक आई। कसम से कुछ तो था उस चेहरे में, मैं यूं ही बावला नहीं हो गया था। उस चेहरे ने मुझे मेरे कॉलेज के दिनों की यादें ताजा करा दी थी, जब मैं अपनी उस वक्त के गर्लफ्रेंड के साथ बीटेक के दौरान अपनी 4 स्ट्रोक मोटरसाइकिल पर उनको पीछे बैठाए हुए शहर की सड़कों को नापा करता था। टूटी फ्रूटी आइसक्रीम खाने के लिए रोजाना हम लोग कॉलेज से 20 किलोमीटर दूर जाया करते थे। हाय वो भी क्या दौर था, ऐसा लगा जैसे किसी ने पुराने दौर में वापस लाकर खड़ा कर दिया था। अब इसके आगे की दास्तां क्या सुनाऊं। बेकरारी थी कि भाई जल्दी से वो दिन आए जब हम उनके घर जाएं, इनाया के घर, और जाकर उनसे मुलाकात करें, उनको रूबरू देखें। अब दुआओं का असर देखिए कि वो दिन भी आ गया। हम चकाचक होकर बालों के सफेदी को काले रंग से छुपाकर, चेहरे पर 3 बार मसाज करवाकर, नए जूते और नए कपड़े पहनकर चल दिए फरीदगंज की तरफ। कुछ
45 मिनट की टैक्सी कार के सफर के बाद हम लोग उस कॉलोनी के बड़े से मकान के बाहर खड़े थे, लेकिन मेरी और अब्बा की नजर मकान की भूरी नेम प्लेट पर थी जिस पर लिखा था रिटायर्ड पुलिस अफसर मोहम्मद हसन, मकान नंबर 302। 302? मैंने और अब्बा ने एक दूसरे को गौर से देखा। एक पुलिस वाले के मकान का नंबर 302 होना, क्या यह कोई इशारा है जो अल्लाह मियां हमें दे रहे हैं? तभी जहन में इनाया का चेहरा कौंधा और हमने कहा, अब अरे बेल बजाइए अब्बा, क्या यहीं खड़े रहेंगे क्या हम लोग? बेल बजी और दरवाजा खुला। सामने जो आदमी खड़ा था उसे देखिए तो वो रिटायर्ड पुलिस अफसर तो खैर किसी कोने से नहीं लग रहा था। हाँ, अगर कोई कहता कि ये किसी जेल में जल्लाद का काम करते हैं और लीवर खींचकर लोगों के जिस्म से रूह निकालते हैं तो झट से यकीन हो जाता। लाल लाल सुर्ख आंखें, रंग बादामी, मूछें घनी और कद काठी ऐसी साहब कि कभी फांसी का तख्ता तैयार ना हो तो आदमी का गला अपनी बगल में दबाकर भी मार सकते थे उसको। अस्सलाम वालेकुम अंकल, मैंने चेहरे पर जितनी मुस्कुराहट मुमकिन हो सकती थी उतनी भरते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम कहते हुए उन्होंने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया और मेरे हाथ को अपनी भरपूर हथेलियों के बीच कुछ ऐसा दबाया कि मेरे मुंह से पहला कलमा निकल गया। अब्बा ये देखकर खौफ में आ गए। उस आदमी ने अब जैसे ही अब्बा की तरफ हाथ बढ़ाया तो अब्बा ने बेहद चालाकी दिखाते हुए उनको गले से लगा लिया। कैसे हसन भाई? अब्बा ने कहा। तो वो बोले, बस अल्लाह का करम है, आइए आइए, अंदर तशरीफ लाइए, आइए, कहकर वो आगे चल दिए। हम उनके पीछे पीछे एक पुराने जमाने वाले मकान में एक बड़े से दर से अंदर दाखिल हुए जिसकी मोटी मोटी दीवारों पर ताक बने हुए थे। मटमैला फर्श कहीं कहीं से टूटा था। पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें वाले फ्रेम भी थे। बरामदे से होते हुए हम अंदर पहुंचे तो वहां पर एक सजा हुआ कमरा था जिसमें नए चमकीले रंग के मेजपोश वाली एक टेबल थी और किनारे सोफे लगे थे और उसकी कुर्सियां। मेज पर खाने पीने का तमाम सामान था। बैठिए 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 कहते हुए उन्होंने अब्बा के कंधे पर हाथ रखा तो अब्बा थोड़ा सा लुढ़क गए। हम सब लोग बैठ गए। आमतौर पर मेजबान जब खाने की प्लेट बढ़ाकर कहता है कि लीजिए ये खाइए तो मेहमान जरा जरा कुछ ना नुकुर तो करता ही है, लेकिन उन साहब की ताब ऐसी थी कि जैसे ही वो कहें लीजिए लीजिए ये लीजिए, अरे क्यों नहीं ले रहे भाई, तो हम सब घबरा कर प्लेट से बिस्कुट उठा लेते थे और जल्दी जल्दी खाने लगते थे। हसन साहब कुछ हड़बड़े किस्म के आदमी थे। पहले तो वो हमें अपने सर्विस के दिनों के किस्से बताने लगे कि उन्होंने कौन कौन से ऑपरेशन किए, यानी किस किस को पकड़ा वगैरह वगैरह, और उसके बाद वो कुछ और किस्से बताने लगे। एक बार जब शुरू हुए तो फिर रुक ही नहीं रहे थे। कह रहे थे, अरे मेरी छोटी बेटी जो सिविल रोड पे जॉब करती है, जब वो दफ्तर से लौटती थी तो उसको कुछ दिन एक बदमाश परेशान कर रहा था। ऐसा वैसा बदमाश नहीं था, बड़ा इनामी बदमाश था। उसका नाम था मंझला शकील। हाँ, यही नाम था, मंझला शकील। हम एक दिन पहुंच गए दफ्तर। अरे कॉलर पकड़कर फिर जो फटके मारे उसको, तो ले जाके सीधे थाने में ले जाके पटका उसको और थानेदार से कहा कि इसको बंद करो, अभी कुछ दिन पहले ही छूटा है जेल से वो। अरे आप लोग बिस्कुट क्यों नहीं ले रहे हैं? लीजिए बिस्कुट, आप लीजिए बिस्कुट, अरे बिस्कुट लीजिए भाई। हम लोग जल्दी जल्दी बिस्किट खाने लगे, पर इस सब के बीच हमें जिस बात का इंतजार था वो अब होने वाली थी। सामने एक दरवाजा था जिस पर हल्के नीले रंग का एक पर्दा पड़ा हुआ था जो बीच बीच में हवा से उड़ जाता था। सोफे पर बैठे हुए मेरी नजर पर्दे के उस तरफ खड़ी एक लड़की पर थी। वो इनाया ही थी या कोई और मुझे नहीं पता, पर कोई तो थी। अब थोड़ी देर के बाद वो परछाई से हिली। वो लड़की हाथ में ट्रे लिए हुए कमरे में दाखिल हुई। अस्सलाम वालेकुम। इनाया की अम्मी उसके बगल में आकर बैठ गई। वो मुझे स्वीट लग रही थी। बोली, हमारी बेटिया पढ़ाई में बहुत अच्छी है, गोल्ड मेडलिस्ट है, बैडमिंटन चैंपियन भी है, जॉब का ऑफर भी था इसके पास बैंगलोर से, लेकिन अब इनकी कुछ तबीयत गड़बड़ रहती है तो फिर हमने रोक लिया। भाई घर पर भी होना चाहिए किसी को। हाँ, अब घर पर हम 4 ही लोग तो हैं, ये 2 बहनें हैं और हम मियाँ बीवी हैं। मैंने देखा कि इनाया की नजरें जमीन पर तो थी, लेकिन वो कॉन्फिडेंट लग रही थी। सर से दुपट्टा सरकने पर उसे वो ठीक से बराबर करके ओढ़ती थी। चेहरे पर हल्की सी शादाब मुस्कुराहट थी, पर वो चेहरा न जाने क्यों बार बार ऐसा लग रहा था जैसे मैं इनाया से कहीं मिला हूं। कहीं तो बात हुई है हमारी, लेकिन कहां पता नहीं। तभी मेरी नजर सामने वाली एक दीवार पर लगी एक तस्वीर पर पड़ी। फैमिली फोटो थी वो। मैंने देखा कि हसन साहब खाकी वर्दी में पीछे खड़े हैं
बगल में उनकी बीवी है, आगे 2 लड़कियां बैठी हुई हैं, एक तो इनाया थी और दूसरी, या खुदा, दूसरा चेहरा देखते ही बिस्कुट मेरे हाथ से छूटकर सीधे चाय में गिर गया। दूसरा चेहरा इनाया की छोटी बहन का था और वह चेहरा कोई और नहीं, वही लड़की थी जिसके साथ मैं बीटेक वाले दिनों में बाइक पर टूटी फ्रूटी खाने जाया करता था, यानी मेरी एक पुरानी गर्लफ्रेंड। मेरे बदन में झुरझुरी दौड़ गई। पता नहीं आप लोगों ने यह लफ्ज सुना है कि नहीं, लेकिन पैरों में चुन्ने काटने लगे, गला सूख गया, खून में चिंगारियां दौड़ने लगी। पानी ले लो बेटा, क्या हुआ? इनाया की अम्मी ने कहा। फिर उनके पापा की आवाज, और पी लो पानी, क्यों नहीं पी रहे हो पानी, पानी पियो। मैंने झट से गिलास लिया, लेकिन गिलास मेरे हाथ में कांप रहा था। हसन साहब मेरी नजर का पीछा करते करते तस्वीर तक पहुंचे और फिर बोले, ओह ये तस्वीर, ये 2006 की है, बंबई गए थे हम लोग। ये मेरी छोटी बेटी है शनाया, शनाया नाम है, अभी काम के सिलसिले में कहीं बाहर गई है। पानी गटकते हुए मुझे अब समझ आया था कि इनाया का चेहरा मुझे देखा देखा क्यों लग रहा था। वो शनाया से थोड़ा ही अलग था। बेटा तुम लोग कुछ बातें अकेले में कर लो, हाँ, कुछ वक्त साथ में गुजार लो, हमें कोई एतराज नहीं, हम तो बड़े आजाद ख्याल लोग हैं, जाओ। इनाया की अम्मी ने कहा तो कमरे में सभी लोग बोले, हाँ हाँ भाई, हाँ बिल्कुल जाओ, और क्या, जाओ जाओ। सबकी आवाजें गूंजने लगी। कुछ देर के बाद मैं और इनाया घर के पीछे वाले बरामदे में खड़े थे। आप बैडमिंटन खेलते हैं? है? क्या क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं आप? हाँ, मतलब खेलता तो नहीं, लेकिन खेला है बहुत। वैसे आपकी बहन कहाँ है? मैंने पूछा। अप्पी, वो तो जॉब करती है ना, तो छुट्टी नहीं मिली उन्हें आज। कहाँ जॉब करती हैं वो? वो एपेक्स इंटरनेशनल नाम की कंपनी है सिविल रोड पर आप अपना बताइए, आप क्या करते हैं खाली वक्त में? मैं अब खाली समय में तो नहा लेता हूँ, या फिर दरवाजे के कब्जों में तेल डाल लेता हूँ, भतीजे की साइकिल को पूरा खोल लेता हूँ, फिर दोबारा बांध देता हूँ, और कभी कभी, नहीं मेरा मतलब है कि इंटरेस्टिंग क्या करते हैं? इंटरेस्टिंग तो मैं पुराने बल्ब को तोड़कर उसमें रंगीन पानी भर के सजावट का सामान बना लेता हूँ। अंडे की ट्रे को ऐसे रंग कर तिरछा करके उसको दीवार पर सजाने के लिए वॉल हैंगिंग बनाता हूँ, उसमें शीशे लगा लेता हूँ। तो इनाया ने अजीब सा मुंह बनाकर मेरी तरफ देखा। मैं हड़बड़ाहट में जाने क्या क्या बोल रहा था, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था। उसने मुझे एक नजर ऊपर से नीचे देखा और कहा, चलिए नीचे चलते हैं। कुछ देर के बाद हम अपने घर पर थे, लेकिन मेरा गुमसुम बर्ताव देखकर अब्बा को लगा कि मुझे इनाया पसंद नहीं आई, इसलिए वो मेरा दिल रखने के लिए उन लोगों के बारे में खट्टी बातें करने लगे। सदरी को खूंटी पे टांगते हुए बोले, अरे होंगे पुलिस वाले, अपने घर के होंगे, हाँ, ऐसे कोई हाथ मारता पीठ पे, हाँ, उंगलियां मसल दी पागल ने, देखो पिचकादी कम वक्त मारे ने, अजीब जाहिल फैमिली है, अरे मिट्टी डालो जुबैदा से रिश्ते पे, हाँ, और देखेंगे। अम्मी थोड़ी मायूसी से बोली, हाँ मगर इनाया तो मुझे बहुत अच्छी लगी, प्यारी है, ज़हीन है, और वैसे भी उसको वहां थोड़ी रहना है उनके बीच में, उसे तो यहां रहना है। अम्मी अब्बू की बातों को अनसुना करते हुए मैं अपने कमरे में आ गया और मेरी यादों में इनाया नहीं, शनाया घूम रही थी। वही शनाया जिसके साथ मैंने जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त बिताया था। अगली सुबह नाश्ते की टेबल पर अब्बा ने पूछा, तो भाई फिर क्या फाइनल किया जाए, बरखुरदार बताओ। मैंने इनाया का मामला खारिज करने और शनाया की तरफ इशारा करने की नीयत से कहा, वैसे मुझे थोड़ी बड़ी लगी अब्बू उम्र में, कुछ 2-3 साल मतलब छोटी होती तो नहीं ऐसे है। अम्मी ने मुझे घूर के देखा और वापस नीचे देखने लगी। उन्होंने ये समझ लिया था कि रिश्ता मुझे पसंद नहीं है, पर अचानक इश्क की कुछ ऐसी बेताबी हुई कि न जाने क्यों शनाया मुझे बेपनाह याद आने लगी। दिल करने लगा कि उससे मुलाकात हो, पुरानी बातें की जाएं, उसके साथ वक्त बिताया जाए। और इसलिए एक दिन मैं पहुंच गया सिविल रोड पर एपेक्स इंटरनेशनल के दफ्तर। वो दफ्तर एक काफी चलती हुई सड़क पर था, ऊपर जाते हुए जीने थे। मैं गेट से कुछ दूर होकर एक चाय की दुकान पर बैठ गया और कोई पहचान ना ले इसलिए मैंने चेहरे पर एक गमछा भी बांध लिया था। अच्छा, उस वक्त धूप भी तिरछी थी इसलिए किसी को शक भी नहीं हुआ। एक गुमटी के पास बैठा मैं चाय सुड़कता रहा और नजर उन सीढ़ियों पर गड़ाए रहा जहां से शनाया को उतरना था।
जब शनाया मुझे अचानक से देखेगी तो उसका दिल धक से रह जाएगा। यह भी मुमकिन है कि वो मुझको देखकर गले से लगा ले, या शायद मेरे सीने पर मुट्ठी से झूठ मूठ का घूंसा बनाकर मारते हुए कहे, कहां चले गए थे तुम इतने दिन के लिए? मैं अपनी इन्हीं फैंटेसीज में खोया हुआ था कि अचानक वो हुआ जिसका मुझे इंतजार था। जैसे वीर ज़ारा में ज़ारा के आने की आहट कोर्ट में खड़े शाहरुख खान को पहले से नहीं महसूस होने लगती है, वैसे ही मुझे भी अपने आसपास कुछ पत्ते उड़ते हुए लगने लगे। और तभी सामने वो चेहरा था जिसका मुझे इंतजार था, मेरी पहली और आखिरी गर्लफ्रेंड शनाया। मुझसे बस कुछ ही कदम दूर थी। मैं बस शनाया को देखने लगा, हालांकि उसने मुझे नहीं देखा था। वो अब भी उतनी ही खूबसूरत थी। वजन थोड़ा सा बढ़ गया था, बाल पहले से ज्यादा लंबे थे। वो बहुत खूबसूरत थी। मतलब इतनी खूबसूरत कि अभी मैं आपको बता रहा हूं तो मेरे हाथ के रोए खड़े हो रहे हैं। खैर, वो मेरे सामने से गुजरी। मैं उठा और उसके पीछे चलने लगा। तभी अचानक मेरी आहट से वो रुक गई। पलट कर देखा, मैं खड़ा था मुस्कुराता हुआ। आय हाय, पर मेरे चेहरे पर तो कपड़ा था। मैंने चेहरे से कपड़ा थोड़ा सा हटाया। वो मेरी तरफ बढ़ने लगी। मुझे लगा था कि वो अचानक आकर मेरे सीने से लग जाएगी, पर ऐन उसी वक्त अचानक एक भन्न से आवाज आई। अजीब सी आवाज थी वो, जैसे एक सेकंड में दिन से रात हो गई हो। आंखों से कुछ धुंधला धुंधला दिखाई देने लगा। सर के चारों तरफ चिड़िया घूमने लगी। मैंने पलट कर देखा तो शनाया के पापा थे, हसन साहब, रिटायर्ड पुलिस अफसर। कम बखत मारे, तू मंजला शकील का आदमी है ना? उसी ने भेजा ना तुझे? रुक अभी बताता हूं तुझे, रुक। कहते हुए उन्होंने मेरी गमछा पकड़कर सड़क पर ऐसा खींचा जैसे कोई रेलवे स्टेशन पर ट्रॉली बैग खींचता है। अरे गमछा तो छोड़ी, अरे एक सेकंड, गमछा, अरे एक मिनट, अरे घूसे, लाते, जूते, कोहनियां, घुटना, क्या क्या नहीं पड़ा भाई साहब, क्या क्या नहीं पड़ा। दुनिया में शायद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ होगा कि किसी पिटते हुए शख्स को चोट से ज्यादा यह फिक्र हो कि उसके चेहरे से नकाब ना हट जाए। घूसे, लाते मुसलसल बरस रहे थे, लेकिन मेरा होल सोल टारगेट यही था कि मैं पहचाना ना जाऊं। मैंने खुद से कह दिया था कि चेहरे का नक्शा बिगड़ जाए तो बिगड़ जाए, लेकिन बेटा रुमाल ना सरकने देना। मैं आराम से जमीन पर चटाई बन गया और हसन साहब, उन्होंने पूरी तबीयत से मुझे धोया। शुक्र है शनाया को यह नहीं पता चल पाया कि मैं कौन हूं। लेकिन अल्लाह कितना जालिम आदमी था, इंसान था या शैतान, अमा यह भी कोई तरीका था? बेतरतीब मारे जा रहा था। घूसे, लाते, इनका सिलसिला चलता रहा और चलता ही रहा। मेरी हड्डियां आयतें पड़ रही थी, लेकिन तभी अचानक शनाया ने उन्हें थाम लिया। बस कीजिए, छोड़िए अब्बू, इसके लिए इतनी खुराक बहुत है, चलिए। मैं अपने दादा की कब्र की मिट्टी की कसम खा के कह सकता हूं कि शनाया का अंकल को यूं रोकना उस वक्त मुझे बहुत अच्छा लगा था। ऐसा लगा जैसे सारा दर्द वसूल हो गया। देखा, आखिर में इश्क ही काम आया ना, है? वरना ये जालिम तो 302 तय करके आया था, अपने मकान नंबर की तरह। मेरे पास आया और बोला, भाग उठ ऐसे, आइंदा दिखा इतना मारूंगा कि तीतर बना दूंगा तेरा, शक्ल ना दिखे तेरी इस इलाके में, साला। मैंने चिढ़कर अपने मन में कहा, शक्ल तो तूने वैसी नहीं देखी है मेरी, वरना मुझे साला नहीं कहता, दामाद कहता। बड़ा आया वहां से। तो खैर, कुछ देर के बाद बाप बेटी तो चले गए, लेकिन मैं वहीं पड़ा रह गया भाई साहब, अपनी बिखरी हुई हड्डियों को उठाते हुए, लेकिन लड़खड़ाते हुए। उस दिन मैंने भी एक कसम खा ली साहब कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, अब शादी करूंगा तो शनाया हसन से ही करूंगा, वरना पूरी जिंदगी सर पर सेहरा नहीं बांधूंगा। और इसकी एक तरकीब मेरे पास थी। तो दोस्तों, ये थी कहानी इश्क में कभी कभी का पहला हिस्सा। कहानी का अगला हिस्सा आपको अगली बार सुनाऊंगा। आपको कहानी कैसी लगी हमें बताइएगा जरूर। बताने के लिए आपको करना सिर्फ ये है कि अगर आप इस कहानी को स्पॉटिफाई या एप्पल पॉडकास्ट पर सुन रहे हैं तो आप शो पर जाकर फॉलो बटन दबाएं, और वहां पर कहानी की रेटिंग्स का भी एक ऑप्शन है। जितने भी स्टार आप देना चाहें वो जरूर दें, इससे ये कहानी और लोगों तक जाएगी और मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार रहूंगा।
इस कहानी का साउंड डिजाइन किया है कपिल देव सिंह ने। अगली बार आपसे फिर मिलूंगा इश्क में कभी कभी के पार्ट 2 के साथ। मेरा नाम है जमशेद कमर सिद्दीकी। दुआ में याद रखिएगा।